बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, ये अफगानिस्तान का मामला किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा। ट्रांजिशनल टाइम है और इस ट्रांजिशन के अंदर जहां पर तालिबान अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, वहीं पर अब एक नया खतरा अफगानिस्तान के ऊपर नजर आ रहा है कि वहां पर शायद खाना जंगी हो सकती है, क्योंकि तालिबान ने अभी तक पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं किया। क्योंकि काबुल के ऊपर कंट्रोल होना तो एक सिग्निफिकेंस है कि शायद पूरे अफगानिस्तान के ऊपर उनका कंट्रोल है। अब अहमद मसूद को चंद घंटे की मोहलत दी है। वादी पंजशीर का ये मामला है कि कंट्रोल तालिबान के हवाले कर दिया जाए। अहमद मसूद के हवाले से आपको बता दें कि ये वही हैं जिन्होंने कहा था अमेरिका को कि अगर आप हमारी मदद करें तो हम तालिबान के खिलाफ जंग कर सकते हैं और कंट्रोल वापस लिया जा सकता है। खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि हालात मजीद खराब होंगे? देखिए आशवी साहब, इस वक्त कुछ गैर मुल्की अनासिर ऐसे हैं जिनकी कोशिश है कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के जो मुखालिफ धड़े हैं उनको इकट्ठा किया जाए। और ये इकट्ठा करने का मकसद ये नहीं है कि उनको कोई अफगान तालिबान के नजरियात से इख्तलाफ है। असल में वो चाहते ये हैं कि वहां पर एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो और अफगान तालिबान की वजह से, यानी जिन अनासिर की जानिब हमने इशारा किया है, जो हॉस्टाइल अनासिर हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी ये पूरी कोशिश है कि अफगान तालिबान के लिए एक ऐसे हालात पैदा हों कि वहाँ खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाए और अफगान तालिबान अपनी हुकूमत वहाँ पर ना चला सकें, ताकि ये जो पाकिस्तान को एक मुमकिना एडवांटेज हो सकता है अफगान तालिबान की, अगर उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी की, जिनके मुतल्लिक वो कह रहे हैं कि हम अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी करेंगे। और अभी तक तो नजर भी आ रहा है कि उन्होंने कोई आलमी बरादरी को उस तरह से ऑफेंड नहीं किया जिस तरह का खदशा था। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में जो एक इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है अहमद मसूद को, जाहिर है कि इनके वालिद जो हैं वो भी बहुत बड़े एक मज़ामतकार थे और अफगान तालिबान को बड़ा टफ टाइम दिया था। और अपनी वादी के अंदर उन्होंने उस वक्त जब अफगान तालिबान पहली मरतबा इक़्तिदार में आए थे, तो उस वक्त भी अफगान तालिबान को अपनी इस वादी में उन्होंने नहीं घुसने दिया था। यहाँ तक कि सोवियत यूनियन की जो अफवाज थी, जिनके पास बड़ा जदीद असलहा था और बड़े जदीद हथियार थे, सुपर पावर थी सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन भी इस वादी के ऊपर कब्जा नहीं कर सका था उस वक्त। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना एक पेचीदा सा इलाका है। और इसी वजह से अब जो उम्मीदें हैं उन अनासिर की जो अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी चाहते हैं, खाना जंगी देखना चाहते हैं, उनकी पूरी उम्मीदें ये हैं कि इस वादी से एक मज़ामत का सिलसिला शुरू किया जाए। अब अहमद मसूद के पास बताया जाता है कि 9,000 के करीब उनकी फोर्स में एहलकार हैं, यानी जो उन्होंने एक निजी मलेशिया बनाकर रखी हुई है। लेकिन तालिबान ने उनको कुछ घंटों की डेडलाइन दी थी और कहा था कि या तो आप सरेंडर कर दें, हमारी हुकूमत को मान लें, वरना फिर आपसे जंग होगी। और इस वक्त अहमद मसूद को भी पता है कि तालिबान ने जिस तरह की पेशकदमी की, जिस तरह से 3 लाख के करीब अफगान फोर्सेस के एहलकार उनका रास्ता नहीं रोक सके अमेरिका की मदद के बावजूद और जदीद तरीन अमरीकी हथियारों के होने के बावजूद, जो कि अफगान फोर्सेस के पास मौजूद थे, तो लगता नहीं है कि वो अपने 9,000 इन एहलकारों के जरिए अफगान तालिबान का कोई रास्ता रोक सकते हैं या वहां पर कोई बहुत देर तक वो मज़ामत कर सकते हैं। अब एक तो उन्होंने डायलॉग की भी पेशकश की है और ये कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और तालिबान से हम कहेंगे कि एक वसी तर जो हुकूमत है उसका क़याम अगर अमल में लाया जाए तो हम इसके ऊपर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तालिबान ने ज़बरदस्ती हमारी इस वादी पर कब्जा करने की कोशिश की तो फिर हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं और हम मज़ामत करेंगे। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं, इतलात ये आ रही हैं अफगानिस्तान से कि ये मामला जो है शायद जिस तरह की खाना जंगी कुछ ममालिक वहां पर चाहते हैं उस तरफ हालात ना जाएं और ये मामला जो है वो मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाए। क्योंकि अहमद मसूद के पास जो 9,000 एहलकार हैं उनके मुतल्लिक अभी बिल्कुल एक वेग पोजीशन है कि क्या उनके पास कोई जदीद असलहा इस वक्त मौजूद है, जदीद हथियार मौजूद हैं। उन्होंने तो एक अमरीकी अखबार में कॉलम भी लिखा था कि अमरीका अगर हमारी मदद करे तो फिर हम जो है मज़ामत कर सकते हैं और तालिबान का रास्ता रोक सकते हैं।
لیکن امریکہ تو ان کی مدد کرنے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا جو وڈرال ہے، وہ جو پورا انخلا ہے وہ مکمل نہیں ہوا، اور ایک ایگریمنٹ کے تحت وہ انخلا ہو رہا ہے۔ افغان طالبان نے ضمانت دی ہے کہ آپ کے انخلا کے دوران آپ کے اہلکاروں کو، سفارتی اہلکاروں کو اور فوجی اہلکاروں کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور جو بھی لوگ آپ کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، چاہے وہ ان کے ٹرانسلیٹر تھے یا کسی بھی طریقے سے امریکی فوج کے لیے، اتحادی افواج کے لیے کام کرتے رہے، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اس وجہ سے امریکہ کی جانب سے بھی احمد مسعود کو کوئی ہیلپ جو ہے وہ اپیرنٹلی نہیں مل سکتی، کیونکہ امریکہ کے جو وہاں پہ اہلکار موجود ہیں ابھی، جو مکمل وڈرال نہیں ہوئی، جو 31 اگست تک ہونی ہے، تو پھر تو ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہو جائے گا۔ تو ایک ٹینس سچویشن وہاں پہ ضرور بنی تھی، لیکن احمد مسعود جو ہے وہ اتنا بڑا ایڈونچر نہیں کریں گے کہ افغان طالبان کی اتنی بڑی قوت کے سامنے وہ اپنے 9,000 جو ایسے اہلکار جن کے پاس کوئی جدید ہتھیار وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ان کو وہ افغان طالبان سے نہیں لڑائیں گے۔ لیکن بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس وقت احمد مسعود کو ایک بہت بڑا مجاہد بنا کر ایسے پیش کر رہا ہے جیسے کوئی وہ بھارت کا کوئی فوجی آفیسر ہے، اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، زمین آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں، تاکہ ایک ادھر بڑھاوا دیا جائے، کسی طریقے سے وہاں پہ کوئی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو۔ صاحب جو دوسری خبر ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، پاکستان کے کمیشن بنایا گیا ہے، پاکستان کے کچھ تحفظات ہیں اور طالبان سے رابطہ کیا گیا اور اب اس کمیشن کو بنا دیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اور جو واقعات رونما ہوئے اوپر نیچے، تو اوبیسلی پاکستان کے کچھ کنسرنز تھے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بھی چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوں گی، یا پھر ہم اسی طرح کمیشن کھیلتے رہیں گے اور اس کا ایک زبردست امپیکٹ پاکستان کے اوپر آ سکتا ہے؟ اور کچھ ایسی طاقتیں ضرور ہیں جو ان کو بھی لک آفٹر کر رہی ہیں، اور ان کے کہنے کے اوپر پاکستان کے اندر بہت دفعہ جو ہے وہ ایسے واقعات کروا دیے جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، جس کے اوپر پاکستان نے اوبیسلی اپنا کنسرن شو کیا ہے۔ دیکھیں، تحریک طالبان پاکستان جی افغانستان میں نورستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی پناہ گاہیں ہیں، اور ایک کنڑ کا علاقہ ہے۔ تو افغان طالبان کے سامنے یہ کنسرن رکھے گئے تھے کہ تحریک طالبان پاکستان کے جن لیڈرز نے وہاں پر، جن کمانڈرز نے وہاں پہ پناہ لی ہوئی ہے، تو ان کو پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی اجازت نہ دی جائے افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو طالبان کے لیے اس وقت پاکستان بہت اہم ملک ہے، کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے، ظاہر ہے کہ ایک تو امیڈیٹ ہم نیبر ہیں، بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ، بڑا طویل ہمارا ان کے ساتھ بارڈر ہے، اور پھر افغان طالبان کے لیے پاکستان کی حمایت بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ایک تو پورا جو پیس پروسیس تھا اس کو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، یہ جو دوحہ پیس پروسیس تھا۔ پھر اگر پاکستان کی جانب سے بھی افغان طالبان کے ایکٹس پہ، ان کی حکومت پر کنسرن آئے، خدشات آئے، تو پھر تو عالمی برادری کہے گی کہ اگر پاکستان جیسا ملک جس نے پورا یہ مذاکراتی عمل کامیاب کروایا، جس کے ساتھ افغان طالبان رابطے میں بھی رہے اس مذاکراتی عمل کے دوران، تو اگر اس کے بھی کنسرن ہے تو پھر تو افغان طالبان کے لیے زیادہ مشکلات بھی پیدا ہو جائیں گی۔ اب اس کی جو ریئلائزیشن ہے، یہ افغان طالبان کے اندر بھی لگتا ہے ایسا ہے کہ موجود ہے، کیونکہ انہوں نے فوراً ایک کمیشن بنایا ہے، ایک کمیٹی بنائی ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ ایشورنس دی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے جو یہاں پہ کمانڈرز ہیں ان کو بالکل آپریٹ نہیں کرنے دیں گے کہ افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے وہ پاکستان کے اندر حملے کریں۔ دوسرا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے لوگ جن کو ریاست پاکستان کی جانب سے، جی یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کچھ لوگ وہاں جا کر جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس معاملے پر بھی بات کی گئی ہے کہ ریاست پاکستان کی جانب سے اگر ان کے لیے کوئی معافی کا اعلان کیا جائے تو یہ اپنی فیملیز کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ اب ظاہر ہے یہ تو ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر کس قسم کا ڈیسیژن لینا چاہیے، کہ ان کو معاف کر کے ان کو یہاں پہ دوبارہ سے سیٹل ہونے دینا چاہیے یا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ لیکن پاکستان کا یہ بالکل ٹھیک کنسرن ہے، دفتر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا معاملہ ہم پہلے والی جو افغان حکومت تھی اس کے ساتھ میں بھی اٹھاتے رہے ہیں، اور افغان طالبان کی حکومت بنے یا ایک وسیع البنیاد حکومت بنے یا کوئی بھی نئی حکومت بنے، تو یہ ٹی ٹی پی کا معاملہ جو ہے تحریک طالبان پاکستان کا، یہ ہم اٹھاتے رہیں گے، اور پاکستان کی سلامتی سے جڑا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ براہ راست معاملہ، اور افغان طالبان سے توقع پاکستان کی یہ ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کو کنٹرول کریں گے اور اس چیپٹر کو ہی کلوز کریں گے کہ وہاں پہ کوئی تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈرز وہاں پہ پناہ لیں یہاں پہ دہشت گردی کروانے کے بعد۔
राय साहब इस पे भी जाते जाते रोशनी जरूर डाल दें कि ये जो चीनी जो सफ़ीर की मुलाकात हुई है शेख रशीद साहब से, और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। पाकिस्तान के वो मंसूबे जो सिग्निफिकेंट हैं नेशनल लेवल के और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप उनकी तरफ देख रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह हालात को ख़राब किया जाए। तो चीनी सफ़ीर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है, सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। पाकिस्तान सर क्या कर रहा है? किस लेवल पर किस किस्म के इंतज़ामात किए जा रहे हैं, और इससे इस मीटिंग की एक अपनी सिग्निफिकेंस है? जी। जी राय साहब। देखिए, चीनी कारकुनों को पाकिस्तान के अंदर जो निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे तो खुद चाइना को भी मालूम है कि इसके पीछे तो भारत है और भारतीय जो खुफिया एजेंसी है रहा, ये सारा मंसूबा जो है सी पैक को नाकाम बनाने के लिए और सी पैक पर काम की रफ्तार सुस्त करवाने के लिए, तो ये तो बड़ा एविडेंट है। यानी जैसे अभी ये जो गवादर वाला खुदकुश हमला है, वो बीएलए ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है और सबको पता है, चीन समेत पूरी दुनिया को पता है कि बीएलए को भारत सपोर्ट करता है, माली सपोर्ट भी करता है। खुद बीएलए के जो कमांडर्स हैं, वो भारत के हक में बयानात देते रहे हैं। इनके जो कमांडर्स स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं, उनको भारत ने पासपोर्ट भी जो है वो दिया था। ये खबरें भी आई थी कि उनको ये कहा गया था कि आप भारतीय शहरियत ले लें। तो ये तो एक एविडेंट है कि ये सब कुछ जो है, ये चीनी वर्कर्स पर हमलों के हवाले से जो भी मनसूबाबंदी होती है, ये रॉ करती है। और इसके अंदर पहले अफगानिस्तान के में जो 2 कौंसल खाने थे भारत के, वो भी इस्तेमाल होते रहे हैं। उसके मुतल्लिक भी एक डोसियर भी पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने एक पेश किया था। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने। इसी तरह दासू के ऊपर जो तहकीकात हुई थी, दासू हमले पर, तो वो तहकीकात सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं की थी। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला हुआ था, तो इसलिए चीनी वज़ारत ख़ारजा ने उसकी तहकीकात की जो रिपोर्ट थी उसका ऐलान करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन चीनी जो एजेंसी के एहलकार यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यही कंक्लूड किया था कि वो भी असल में अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी और रा का एक गठजोड़ था, जिसमें वहाँ पे चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया था। तो कंसर्न्स तो ज़ाहिर है चीनी हुकूमत के इस सिक्योरिटी के हवाले से होंगे, क्योंकि बहरहाल जो हमले हो रहे हैं वो तो पाकिस्तान की सरजमीन पर हो रहे हैं। पाकिस्तान को ये इंश्योर करना है कि उनको कैसे सिक्योरिटी देनी है, और सी पैक के प्रोजेक्ट्स भी चूंकि पाकिस्तान में है। लेकिन इसमें एक बात अहम यह है कि चीन की जानिब से जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह के हमलों के बाद, वो कोई इस तरह के नहीं होते कि पाकिस्तान को कोई तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं या कोई डिक्टेशन देने की कोशिश की जाए, क्योंकि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है कि कौन से अनासिर ऐसे हैं जो सी पैक को नाकाम बनाना चाहते हैं। और जाहिर है कि भारत के हवाले से चीन के अपने बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। चीन को मालूम है कि भारत किस तरीके से उसका रास्ता रोकना चाहता है। अच्छा हाशमी साहब, ये बताइएगा कि लंदन से ये इतलात आ रही हैं कि जुनैद सफदर की शादी के मौके पर भी वहाँ कुछ लोगों ने एहतजाज किया है। तो इस शादी के मुतल्लिक भी कुछ मालूमात जो हैं, इसके कुछ सियासी पहलू जो हैं, वो हमारे व्यूअर्स के सामने रखें। और ये जो एहतजाज था, ये एहतजाज करने वाले कौन थे, किस नौयत का एहतजाज हुआ, और ओवरऑल किस किस्म के मनाजिर वहाँ पे देखने को मिले हैं? अच्छा राय साहब, ये चूंकि तकरीब बाकायदा इसको अनाउंस किया गया था शरीफ खानदान की तरफ से, आपको याद होगा, और बाकायदा तैयारी हो रही थी। और ख़ानदान के जो पाकिस्तान से लोग आ सकते थे वो पहले ही 2-3 हफ्ते पहले यहाँ पर आ गए। जो लंदन में मौजूद थे, कुछ कतर से लोगों ने आना था, सैफुर रहमान साहब की फैमिली ने आना था, तो तमाम लोग यहाँ पर आ गए। आज वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कॉल दी गई थी कि तमाम वर्कर्स, तमाम पार्टी कायदीन, जो लोकल क़यादत है उसकी तरफ से, कि वो इस होटल के बाहर पहुँचे, और अगर किसी भी किस्म का कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसको काउंटर किया जा सके। तो एक एहतजाज जो था वो इससे पहले उसे कैंसिल किया गया, लेकिन कुछ लोग आज भी इस होटल के बाहर पहुंचे हैं। वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ पर आए, फैमिली के साथ वहाँ पर आए। तो फिर हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने ये जो तकरीबन 10 से 15 लोग थे जिन पर धावा बोला, और जो प्ले कार्ड्स जिन्होंने उठाए हुए थे उनको भी फाड़ कर फेंक दिया, और फिर धक्के भी दिए गए। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि वहाँ पर एक शख्स आता है जिसका नदीम नाम बताया जा रहा है, और इसने आकर पाकिस्तान के हक में नारे लगाए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हक में नारे लगाए। तो दूसरी तरफ से
नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी शुरू हो गई और इस शख्स को धक्के दिए गए, गाड़ी में बैठने के लिए कहा गया और इसी इस्लाम में ये शख्स जो है वहाँ पे बेहोश हो गया और उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंची है और फिर वीडियोस शेयर की गई हैं, दिखाई गई हैं कि किसने किसको धक्का दिया और कितनी बार धक्का दिया और इस शख्स की जो बेहोशी का जो जब ये गिरा है ज़मीन के ऊपर तो उस वक्त उस वीडियो के अंदर कौन कौन मौजूद था। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की एक बड़ी तादाद जो लंदन की हद तक अगर कहा जाए तो काफ़ी बड़ी तादाद थी वहाँ पर मौजूद थी और दूसरी तरफ निकाह की तकरीब जो है वो अंदर इस होटल के अंदर इसका इनेकाद किया गया, लेकिन बाहर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है राय साहब कि इस शख्स ये जो शख्स था ये कौन था और किसकी तरफ से ज्यादती की गई है और इसके अलावा जो हमारे मीडिया के कुछ लोग हैं उन्होंने भी पुलिस से राब्ते में रहे और उनको बताते रहे कि असल सिचुएशन क्या हुई है, ये शख्स क्यों आया था, इसने क्या किया। तो दोनों तरफ से वर्जन जो है वो पुलिस इस वक्त रिकॉर्ड कर रही है। जी राय साहब। तो आबिद शेर अली भी कहीं नजर आए हैं इस शादी में? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे यकीन था कि आप ये सवाल करेंगे। आबिद शेर अली सर लापता हैं, वीडियोस में कहीं नजर नहीं आए। हाँ, ये हो सकता है कि शायद अंदर मौजूद हो कहीं पर, लेकिन वीडियोस जो आई हैं और जो तकरीब से पहले की और बाद में कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं मीडिया के ऊपर आ गई हैं, कहीं पर भी आबिद शेर अली साहब नजर नहीं आए। लेकिन एक तस्वीर जो मीडिया में शेयर की गई है उसमें हसन नवाज और सैफुर रहमान साहब हैं और फिर नवाज शरीफ साहब और जुनैद सफदर नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि आबिद शेर अली साहब लापता हैं, उनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, लेकिन यकीनन वो पहुंचे होंगे और शायद उन्हें अंदर कहीं ना कहीं बिठा दिया गया हो। जनाब, आपने ज्यादा शोर शराबा नहीं करना। तो ये सिचुएशन रही है आज यहाँ पर। हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई 3-4 लोगों की ड्यूटी लगाई हो कि आपने आबिद शेर अली पर नजर रखनी है कि कहीं कोई और हमारे लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे यहाँ पे। देखें, आज ये हाइड पार्क कॉर्नर तो बहुत ही हॉटस्पॉट तो बना रहा है। सुबह से ही लोग इकट्ठे हुए नून लीग के, कौन आ रहा है कौन जा रहा है नजर रखी जा रही थी। और फिर मजे की बात यह है कि प्राइवेट सिक्योरिटी को हायर किया गया था। बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो वहां पर पहुंचे हैं ग्रुप्स की शक्ल में, जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं या मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के कहने पर वहां पर पहुंचे और इन्होंने इस जो हॉटस्पॉट आज हाइड पार्क कॉर्नर बना रहा इसको घेरे रखा और वहां पर इस किस्म के जो नाखुशगवार वाकयात हैं वो हुए हैं। और ज्यादा जो हमने देखा है नून लीग की तरफ से रेजिस्टेंस शो किया गया और यकीनन एक इस मुल्क के अंदर एहतजाज करना किसी का भी हक है और ये एहतजाज का हक हो सकता था और इसको जिस तरह सबोटाज करने की कोशिश की गई, प्ले कार्ड्स फाड़ दिए गए, तो मेरा ख्याल है कि ये बात यहाँ पर नहीं रुकेगी। पुलिस इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि राय साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ वीडियोस के अंदर लोग ठुड्डे मारते हुए भी नजर आए हैं और किसी शख्स को यहाँ पर धक्का देना क्राइम समझा जाता है। तो जब आप किसी को ठुड्डे मारेंगे, पीछे से हमला करेंगे, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन लोगों के ऊपर किस किस्म के केसेस होंगे और फिर क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का दो टोक था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। मुझे और राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।